नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज 27 फरवरी 2025 है और आज के दिन केमिस्ट्री का पेपर हुआ सीबीएसई बोर्ड का। और अगर हम पेपर की बात करें, 3 सेट में पेपर हम लोग मॉडरेट मान सकते हैं। ना ही तो पेपर बहुत इजी था और ना ही पेपर बहुत टफ था। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड था। हम लोग एक भी किसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं मान सकते जो एनसीईआरटी से आउट था या जो एनसीईआरटी रिकमेंडेड की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उससे बाहर था। काइजन क्लासेस ने इस साल 2025 में सीबीएसई बोर्ड के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट के टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किए थे। क्लास 10th के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने पिछले 2 महीने से हमारी चल रही है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करने जा रहा हूं, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो वहां भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात यहां पर ऐड कर रहा हूं कि जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने 7 पेपर दिए थे केमिस्ट्री के, जिनमें 5 पेपर तो थे चैप्टर वाइज। उन 5 पेपर्स में 2-2 चैप्टर के टेस्ट थे। 2 चैप्टर स्टार्टिंग के, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर और फिर नेक्स्ट। इस तरह करके कुछ 5 चैप्टर्स, 5 टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। और 2 टेस्ट हमने दिए थे मेगा टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस के, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। अगर उन 7 टेस्ट को हम लोग ढंग से देख ले एक बार, तो जो आज का पेपर सीबीएसई बोर्ड में आया है, आपको पता लग जाएगा लगभग 70% क्वेश्चंस उन 7 के 7 टेस्ट पेपर से आए हैं। लगभग 70% क्वेश्चंस। तो आपको एज सच वैल्यू भी चेंज आपको नहीं मिलेगी, एज सच क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। अभी मैं सबसे पहले सेट 1 के एमसीक्यूज को सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड। बताइए इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है? बात यहां पर पहली बात तो ट्रांजिशन मेटल की हो रखी है। नॉट कलर्ड, कलर्ड नहीं है, कलरलेस है। देखिए ट्रांजिशन मेटल कलर्ड और कलरलेस होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंस शेल के अंदर उसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर किसी ट्रांजिशन मेटल और उसके आयन की वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, भले ही वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। डी ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से वो मेटल या उसका वो जो आयन है वो कलर शो करेगा। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो वो कलर शो नहीं करेगा। तो यहां पर आंसर हमारा ऐसा कोई है आयन का जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में मुझे पहला ऑप्शन ऐसा लग रहा है
जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। कैसे? 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, जिसके अकॉर्डिंग 4s1 और 3d10, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cu मेटल का। अगर Cu मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो Cu प्लस बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? मेन पॉइंट यही है, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 से। इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4s1 में पहले, और लॉस भी 4s1 से ही होता है, तो इसलिए 4s1 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। और आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, और वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इट मींस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, मतलब आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके, उम्मीद है कि सभी बच्चों ने सेट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपको गिवन है, इनमें से ये देख के बताना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम इंटू आई। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है ये। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसे भी एक्सपेंड करूं तो टीएसबी माइनस टी नोट बी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। इन सभी सॉल्यूशन में जो हमें ऑप्शन दे रखे, इन सभी सॉल्यूशन में केबी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कंसंट्रेशन सबकी सेम, 1% सॉल्यूशन है सबका, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा। टीएसबी, टीएसबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो टीएसबी है, टीएसबी केवल एक फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और वो फैक्टर है आई। आई मींस वांट ऑफ फैक्टर। तो अगर टीएसबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई के, इसका मतलब जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इस केस में यहां पर देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर आई की वैल्यू 2 केसीएल के लिए, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1, यूरिया सॉल्यूशन के लिए, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये CaCl2 के लिए आई की वैल्यू 3। ओके, आई मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। KCl ब्रेक होगा K प्लस Cl माइनस में, इट मींस यहां पर आई की वैल्यू 2 है। ग्लूकोज और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में डिसोल्व करने पर अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते, इसलिए इन दोनों के लिए आई की वैल्यू 1। बात अगर हम लोग करें CaCl2 की, तो CaCl2 ब्रेक होता है 3 आयन में, एक Ca प्लस के 2 और 2 बनेंगे यहां पर Cl माइनस। तो उम्मीद है आई की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि डाइल्यूट H2SO4 में
इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसका, तो ये पूछा गया है कि कौन सी गैस ऑब्टेन होगी, इवॉल्व होगी एनोड पर। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिएगा, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे डिफरेंट। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। और अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे अलग, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। ओके, यहां पर क्योंकि डाइल्यूट की बात हो रखी है तो ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में करंट पास किया जाता है वो भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ध्यान रखना कैथोड तो होता है निगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। ओके, हमें एनोड पर पूछा गया है तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। ओके, एक छोटी सी आपको मैं बात यहां पर ऐड कर रहा हूं, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो पॉजिटिव आयन मूव करता है एनोड की तरफ और नेगेटिव आयन मूव करता है कैथोड की तरफ। लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट हो, क्लोरेट हो, कार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, नाइट्रेट हो, ओके, ये नेगेटिव आयन की बात कर रहा हूं। अगर इनमें से हो नेगेटिव आयन तो इनमें से कोई भी कंपोनेंट एनोड पर ऑब्टेन नहीं होगा। एनोड पॉजिटिव है, एनोड पर जाने वाला जो आयन है वो नेगेटिव होता है, तो इन नेगेटिव आयन में से कोई भी कंपोनेंट एनोड पर ऑब्टेन नहीं होगा, बल्कि इनके बदले में ऑब्टेन होगी ऑक्सीजन गैस हमेशा। ठीक है, इसका एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए एनोड पर, ऑक्सीडेशन होने के लिए एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोरेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, जितने भी मैंने आपको 8 वाले जो आयंस बताएं, इन सभी में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो उनके बदले ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और इसीलिए एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, चलिए खैर, अभी फिलहाल जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो बी है, ऑक्सीजन गैस विल ऑब्टेन्ड एट एनोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़े। 4th क्वेश्चन में लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ना आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। ओके, अगर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दे, log K इज इक्वल टू माइनस के EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T और प्लस log A। हमने इसे कुछ ऐसे एडजस्ट करके लिख लिया। अब इसे आप लोग y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सभी लोग जानते हैं। तो
अगर हम यहां पर y एक्सिस पर log k ले और x एक्सिस पर 1/t ले, मतलब y एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा है, log k, और x एक्सिस का कंपोनेंट 1/t है, ना कि t, 1/t है। इसका इंटरसेप्ट log a है, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप हो जाएगा ये माइनस के EA/2.303, और इसी स्लोप से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही तो कहा इन्होंने कि स्लोप, किस स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं यहां पर। तो ग्राफ किस के बीच में होगा, तो ग्राफ होगा log k वर्सेस 1/t। तो ln k वर्सेस 1/t, मतलब फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका आंसर नंबर कौन सा रहेगा, सी। ओके, और कॉन्सेप्ट इसका ये रहा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करेंगे स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। 5th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। पहली बात तो ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल मतलब एक तरह से क्वांटिटी, ओके, कंपोजिशन। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद द एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वो कितने मोलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उनसे ज्यादा है। वो क्वांटिटी हम लोग, वो फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सिंबल यूज होता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन में ही ये बात बताई जाती है, वो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी रखते हैं वो ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उनका फ्रैक्शन, उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसका हम लोग पता लगाते हैं e⁻⁻⁸ और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्नर थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, वर्नर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट के साथ में यहां पर 3 अमोनिया लगे हैं, 3 क्लोरीन लगे हैं, और जी प्लस यहां पर AgNO3 के साथ रिएक्शन होती है। आप सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, AgNO3 एक्वस कंडीशन में Ag प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होगा, और यह भी कहा कि एक्सिस क्वांटिटी में है AgNO3। और Ag प्लस का जो आयन है, जब किसी सॉल्यूशन में Ag प्लस का आयन प्रेजेंट होता है तो वो Cl माइनस के साथ मिलकर AgCl बनाता है। और क्योंकि AgNO3 एक्सिस में है तो जितने मोल Cl माइनस के मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही मोल AgCl के प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए Cl माइनस का फ्री होना, Cl माइनस का सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है। अब यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें Cl3 मतलब 3 Cl कोबाल्ट के साथ में बाउंडेड है। कोबाल्ट मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मतलब Cl ने कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। अगर Cl इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर प्रेजेंट होते और जितने Cl होते उतने ही मोल AgCl के पीपीटी बनते। ओके, तो यहां पर देयर इज नो पीपीटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो हमारा जो आंसर यहां पर रहेगा वो है 0 पीपीटी फॉर्मेशन, क्योंकि बाहर की तरफ एक भी Cl प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए Ag प्लस किसी भी Cl के साथ में कंबाइंड नहीं हो सकता। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट हेलो एल्केन हेलोरीन के ऊपर। बहुत ही सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, SN1 और SN2। आप सभी जानते हैं SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सबसे स्लो प्राइमरी, उससे फास्ट सेकेंडरी और सबसे फास्ट टर्शियरी। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कुछ इस तरह की कहानी है। यहां पर बात करी गई है SN1 की कि इनमें से मोस्ट रैपिडली मतलब फास्ट, SN1 रिएक्शन इनमें से कौन सा है जो सबसे फास्ट देगा? मैं आपको बता दूं, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और 2-bromo-2 मिथाइल प्रोपेन ये टर्शरी है, और ये 2,2-डाइमिथाइल 1-क्लोरोप्रोपेन ये भी प्राइमरी है। ओके, अब जो इनमें टर्शरी है उसकी रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग फास्ट होगी, और इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, और वो इक्वेशन है एल्कोहल की। एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ में करता है रिएक्ट। RONA सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोहल बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। 10th क्लास में भी आपने एक ऐसी ही रिएक्शन पढ़ी होगी, कार्बन्स कंपाउंड वाले चैप्टर में एक ऐसे सेंटेंस दे रखा 10th क्लास में कि व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, ए कलरलेस गैस इज इवॉल्व। ओके, पूछते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ गैस, उस गैस का नेम बताइएगा। एक हिंट देते हैं कि व्हेन ए बर्निंग कैंडल कैरी द नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, द गैस इवॉल्व विद पॉप साउंड। जो गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ में इवॉल्व होती है। ओके, इस तरह कुछ लैंग्वेज बना के देते हैं, एनसीईआरटी की बुक में ऐसी लैंग्वेज वहां पर लिखी हुई है। ओके, और 12th में तो आपको पता है ही है। अब यहां पर अगर एल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल हाइड्रोजन रिलीज करता है, H+ को रिलीज करता है, और अगर कोई कंपाउंड H+ को लॉस करता है तो उसका नेचर होता है एसिडिक। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड OH को रिलीज करता है, OH को लॉस करता है, तो उसका नेचर होता है बेसिक। तो यहां पर बात है H+ की, क्योंकि H रिलीज हो रहा है, इसलिए कहा है कि सजेस्ट दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक। तो यहां पर एल्कोहल का नेचर कैसा रहेगा स्टूडेंट? एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? कहा कि एट लो टेम्परेचर फिनोल रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। देखिएगा, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी कि जब हम लोग फिनोल को रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, और वो भी किसी नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में। अगर सोलवेंट नॉन पोलर है, अब चाहे वो CS2 हो चाहे वो CCl4, तो किसी नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में अगर हम Br2 को रिएक्शन कराते हैं फिनोल से, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br अटैच हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनोल का मिक्सचर, दोनों बनेंगे यहां पर। ओके, और इसे देखते हुए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वहीं अगर फिनोल को रिएक्ट हम लोग कराते ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 + H2O, तो एक व्हाइट पीपीटी बनता 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, वो भी ऑप्शन में गिवन है, और वो आपका ये रहा। ओके,
इसे हम लोग फिनोल का टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन फिलहाल सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? अमाइंस का क्वेश्चन है। एल्काइल आयोडाइड मतलब Ri ट्रीटेड विद लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का लार्ज एक्सिस है, अमोनिया से रिएक्शन हो रही है एल्काइल आयोडाइड की, ये एक्सिस में ली गई है। ओके, तो एक्सिस में लेने पर यहां पर प्राइमरी अमाइन बनेगी। अगर हमने अमोनिया को लार्ज एक्सिस में लिया, अगर एल्काइल आयोडाइड NH3 के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनिया अगर लार्ज एक्सिस में है तो प्राइमरी अमाइन बने, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन। एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ ये बात लिखी हुई है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? डी ऑप्शन मैच करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग इसके बाद 11 की। ये क्वेश्चन भी अमाइन का ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें आप लोग इसे। कह रहे कि एक अमाइन है X, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में करती है रिएक्ट, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट एल्कली में सोल्यूबल है। पूछा है कि अमाइन कौन सी है। वैसे तो इसका आंसर ये है, प्राइमरी अमाइन है वो, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा कि अगर किसी प्राइमरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कराते हैं रिएक्शन तो एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को हम जैसे ही एक्वस KOH या एक्वस NaOH मतलब किसी भी एल्कली के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड एक्वस KOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा, तो प्राइमरी अमाइन है। एक्चुअली हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। ये हिंसबर्ग टेस्ट होता है, टेस्ट की तरह काम करेगा ये। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अमाइंस को सेपरेट करने के, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, बायोमोलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन में? बायोमोलिक्यूल के ऊपर जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखिएगा, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो अल्फा हेलिक्स और एक को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स हो या फिर बीटा प्लेटेड शीट हो, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट सेकेंडरी प्रोटीन का पार्ट है। ओके, इनके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप की प्रोटीन मिलती है, 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर। एक में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग मिलती है, एक में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, उस बेस पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद असरेशन रीजन्स आते हैं। असरेशन रीजन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक असरेशन दिया होगा, एक उसका रीजन दिया होगा, और फिर उन दोनों को कोरिलेट करना है कि दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन उसके अलावा हो सकता है। देखिए, जैसे कि बोथ असरेशन एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों सही है। और जो रीजन दिया है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन, कि जो रीजन है वो पहले वाले स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली प्रूव कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बी, बोथ असरेशन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब दोनों सही है स्टेटमेंट, असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन पहले वाले पॉइंट को करेक्टली प्रूफ नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अपनी अपनी जगह दोनों सही है, बट ऐसा नहीं कि वो उसे प्रूफ कर रहा है, वो उसे प्रूफ कर रहा है, ठीक है। ये एक बात हो सकती है। सी ये रहेगा, असरेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट है,
असर्शन फॉल्स है, ओरिजिन ट्रू। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया इन्होंने। तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फिनोल का क्वेश्चन है, असर्शन में क्या कहा, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्या कारण है? बात सही है, कारण क्या है? लेकिन देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर मिलती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर मिलती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो पैरानाइट्रोफिनोल में मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल कनेक्शन होता है, तो उस मोलिक्यूल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वहां पर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वहां पर मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल कनेक्शन नहीं होता, वहां पर एच बॉन्डिंग आपस में ही हो जाती है, इसलिए मोलिक्यूल सेपरेट हो रहते हैं। और इसीलिए वो कंपोनेंट कौन से वाला, ऑर्थो वाला कहलाता है स्टीम वोलेटाइल, और उसे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सही है बात ये बिल्कुल। लेकिन इसका रीजन क्या दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, वही बात जो हमने बताई आपको, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये बात गलत हो गई, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं मिलती, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एच बॉन्डिंग कौन सी मिलती है। ध्यान से दोबारा पढ़ो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल तो है ये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कारण क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये गलत है, इंटरमोलिकुलर नहीं मिलती, इंटरमोलिकुलर में कहां मिलती है, पैरानाइट्रोफिनोल में। ओके, इंट्रा और इंटर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या डिफरेंस है। इंट्रा मतलब होता है विद इन, मतलब आपस में ही। ओके, और इंटर मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्थो वाले में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, वहां पर केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, उसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो वो हो जाएगी इंट्रा। तो इंट्रा की वजह से नहीं है वो। तो इसका मतलब बात ये हुई कि ये वाला पार्ट है ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक पेच फंस सकता है। क्या पेच फंस सकता है, समझने वाली बात है। यहां पर लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर वर्ड, केवल यहां पर ये वाला वर्ड गलत है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये वर्ड यहां पर रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर, लेकिन ये वर्ड सही है पूरा, यहां से लेके यहां तक सही है। क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है, ये बात सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो स्टीम वोलेटाइल है, लेकिन किस वजह से स्टीम वोलेटाइल है? वो है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से। ओके, तो अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये तो है करेक्ट और ये है इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब पहले वाला करेक्ट और दूसरे वाला इनकरेक्ट, और ऐसा ऑप्शन हमारे सामने कौन सा है? सी। ठीक है, बाकी सीबीएसई बोर्ड इस टेक्निकल पॉइंट पर क्या फैसला लेगा, वह जब कॉपी चेकिंग होगी, आंसर की जब वो देंगे, तब इस बात को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी जो कह रही है, टेक्निकल डिफरेंस मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, ध्यान से आप लोग पढ़ें। असरेशन, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन प्रेशर कुकर। बात सही है, जब हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, किसी भी चीज को बॉईल करते हैं, तो उसका कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, उसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि अंदर की तरफ, कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि खाना जल्दी बन जाता है। ये सही है, इसे पढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज एलिवेटेड। एलिवेट करना, इंक्रीज करना, बढ़ना, यह भी सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये एक दूसरे को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। और इसीलिए
इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ये। ओके, बात हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15th क्वेश्चन में अगर ध्यान से हम लोग पढ़ें, असरेशन क्या दिया है? एक्टिनॉइड्स शोज इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एक्टिनॉइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी शो करते हैं। ठीक है, होता है उनके अंदर, उनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है एक्चुअली ये चार चीजें, कि कौन से स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन से स्टेट कम स्टेबल है। तो जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटीज, मतलब रेगुलरिटीज नहीं मिलना। ठीक है, ये मिलती है, सही है। रीजन क्या दिया है? एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। देखो, एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होना अलग चीज है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इरेगुलरिटीज होना प्रॉपर्टीज में, वो अलग चीज है। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बस आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में कोरिलेट नहीं करते। और ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी। तो यहां पर हमारा जो इसका ऑप्शन रहेगा वो स्टूडेंट बी। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, सेट 1 का। लास्ट क्वेश्चन में कहा असरेशन में विटामिन के कैन बी स्टोर इन अवर बॉडी। विटामिन के हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो बात सही है, विटामिन के हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ओके, विटामिन के हमारी बॉडी में स्टोर होता है, समझ गए बात को। लेकिन जो रीजन गिवन है वो क्या गिवन है? विटामिन के इज वाटर सोल्यूबल। ये गलत है, ये सही है। विटामिन के वाटर सोल्यूबल नहीं होता, विटामिन के तो फैट सोल्यूबल होता है। ओके, ये बात एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखी हुई है। इसलिए मैंने बार बार कहा पहले शुरुआत में भी, और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड था। बस ये कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है अब, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी चेंज होगा। जो नीट और JEE के जो एग्जाम्स होते हैं, एनटीए करवाता है, तो पैटर्न धीरे धीरे उस तरह का हो रहा है, लॉजिकल चीजें आ रही है, चैप्टर के बीच से चीजें आ रही हैं ज्यादातर। ओके, और उसी तरह की टेस्ट सीरीज हमने इस साल शुरू की थी और 60 टेस्ट हमने दिए थे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और वहां से आपको 7 के 7 टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये सही ये गलत, अब इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, जिसमें रीजन करेक्ट है और असरेशन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है। ओके, तो अभी तो मैं ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। एक इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बनाऊंगा, अभी केवल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट पार्ट एक और बनेगा सेट 2 का एमसीक्यूज का, तो वो मैं बनाऊंगा, तो उसे अभी आप लोग देखिएगा। और धीरे धीरे करके 4-5 पार्ट में मैं इजीली करके पूरा पेपर सोल्व कर दूंगा, जिससे कि आप छोटे छोटे पार्ट में ये लेक्चर देख सके और आसानी से अपने आप को चेक कर सके कि बोर्ड में केमिस्ट्री वाले पेपर में आपके कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।